So, hello, dear students. I hope you all are doing fantastic. I hope you all are happy and healthy. प्यारे बच्चों, आइए शुरू करेंगे आज का अपना जबरदस्त सेशन। हम क्या कर रहे हैं? हम बैंकिंग में आईबीपीएस पीओ हो, आईपीएस क्लर्क हो या एसबीआई पीओ या एसबीआई क्लर्क या कोई भी ऐसा एग्जाम बैंकिंग का या फिर कोई भी ऐसा एग्जाम जिसमें बहुत अच्छे लेवल की ग्रामर आती है। तो आप यहाँ पर बाकी एग्जाम्स में से एरर डिटेक्शन बोलते हैं, बैंकिंग की लैंग्वेज में जो एग्जाम्स आते हैं वहां पर इसको स्पॉटिंग एरर्स बोल देते हैं। तो अभी तक हमने इस पर टोटल 12 सेशंस कर लिए हैं, 12 पार्ट्स के हमने कर लिए हैं पहले। आज हम इसका 13 पार्ट स्टार्ट करेंगे। जो बच्चे नए हैं, जिन्होंने अभी अभी ज्वाइन किया है, प्लीज आई रिक्वेस्ट देम कि एक बार जो पिछले पार्ट्स जो इसके हो चुके हैं उनको जरूर आप गो थ्रू कर लें, ताकि आप अच्छे से कनेक्ट कर पाए। ठीक है, और चीजों को आप अच्छी तरीके से चीजें आप समझ पाए आप। ठीक है, तो आज हम स्पॉटिंग एरर्स का पार्ट 13 करेंगे। अब हमेशा की तरह मैं फिर आपको कहूंगा कि आप एक पेन, एक कॉपी, रजिस्टर जरूर अपने पास रखें और इंपॉर्टेंट चीजें जितनी भी हैं उन्हें हाथ के हाथ, हाँ, दैट पर्टिकुलर मोमेंट आप उसको जॉट डाउन करें, नोट करने प्यारे बच्चे। ठीक है, तो चलिए आइए शुरू करते हैं स्पॉटिंग एरर्स का पार्ट 13। Before starting this session, there is a disclaimer which says the images used in our slide deck are for educational purpose only. We respect the intellectual property rights of the original creators and owners of these images. If you are the owner of any of the images used in this deck and have any concerns or issues, please contact us at sathi@iitk.ac.in and we shall remove those images. चलिए बच्चों, अब स्टार्ट करें। तो चलिए आइए शुरू करते हैं प्यारे बच्चों। So here comes the very first question in front of you. पहला क्वेश्चन आपके सामने प्यारे बच्चे, देखिए क्या कह रहा है। रीड ईच सेंटेंस टू फाइंड आउट वेदर देयर इज एनी एरर इन इट। हर सेंटेंस को आपको पढ़ना है और ये देखना है उसमें कोई एरर तो नहीं है। द एरर इफ एनी, अगर कोई एरर है तो हाँ, विल बी इन वन पार्ट ऑफ द सेंटेंस, किसी एक पार्ट में। द नेम ऑफ द पार्ट इज द आंसर, जिसको आप नेम करेंगे वो उसका आंसर होगा। इफ देर इज नो एरर, अगर सपोज करिए कि सेंटेंस एरर फ्री है, उसमें कोई एरर नहीं है, तो आपका जो आंसर है या आपका जो आंसर होना चाहिए वो ऑप्शन नंबर 5, नो एरर होना चाहिए। देखिए मैं आपको समझा देता हूँ। नीचे जो आपको ऑप्शंस दिए ना 1 2 3 4, 1 2 3 4 में से इनमें से या तो कोई गलत है, जो गलत है आप उसका नंबर लिख दीजिए, और अगर आपको लगता है कि भाई सारा ही ठीक है, पूरा सेंटेंस ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 5 लगा दीजिए। ठीक है, अब आते हैं पहले सेंटेंस पर। तो पहला सेंटेंस देखिए क्या है। ही डिनाइड दैट ही वाज नॉट प्रेजेंट देयर एट द टाइम एक्सीडेंट टुक प्लेस। ही डिनाइड दैट ही वाज नॉट प्रेजेंट देयर एट द टाइम एक्सीडेंट टुक प्लेस। ठीक है, तो पढ़ने में तो ठीक लग रहा है, लेकिन आइए चेक करते हैं कि इसमें एरर है या नहीं है। तो यहाँ पर आपको 10 सेकंड का टाइमर है प्यारे बच्चे, आप लगाइए ध्यान से। ठीक है, और सही आंसर निकालिए। तो समय यहाँ पर समाप्त हुआ। आइए देखते हैं। ओरिजिनल स्टेटमेंट थी ही डिनाइड दैट ही वाज नॉट प्रेजेंट देयर एट द टाइम एक्सीडेंट टुक प्लेस। यहाँ पर प्यारे बच्चे जो ऑप्शन नंबर 2 है, जो पार्ट 2 है, ही वाज नॉट प्रेजेंट, यहाँ पर एरर बनती है प्यारे बच्चे। मैं आपको समझा देता हूँ। डिनाइड एक नेगेटिव वर्ड होता है प्यारे बच्चे। डिनाइड जो होता है ना, एक नेगेटिव, डिनाइड में ऑलरेडी निगेशन होता है, यानी आपने निगेट कर दिया। ठीक है, तो द फ्रेज ही वाज नॉट प्रेजेंट आफ्टर द वर्ड डिनाई, ये ठीक नहीं होता है। ठीक है, ही डिनाइड तो इसका मतलब अंडरस्टूड है कि वो वहां पर नहीं था। तो ही डिनाइड व्हाट, ही वाज प्रेजेंट देयर, इस बात को उसने डिनाई कर दिया। ठीक है, तो यहाँ पर जो ही वाज नॉट प्रेजेंट उसकी जगह होना चाहिए ही वाज प्रेजेंट। ठीक है, आई डिनाइड दैट
आई डिड नॉट कमिट दिस मिस्टेक। सही गलत? अब डिनाइड भी कह रहा हूं, डिड नॉट भी कह रहा हूं, गलत हो जाएगा ना। आई डिनाइड दैट आई कमिट दिस मिस्टेक, इस बात को मैंने डिनाई कर दिया है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट एरर था। ऐसे एरर आते हैं। नीचे आपको वही बताया वहां पे प्यारे बच्चे, है ना, कि डिनाई जो है वो, हाँ, डबल नेगेटिव वर्ड हो जाएंगे अगर डिनाई के बाद नॉट लगाते हैं ना। तो डिनाई ऑलरेडी एक निगेशन करता है। डिनाई इज टिपिकली यूज्ड टू रिफ्यूट अ नेगेटिव स्टेटमेंट। ओके, therefore using not after deny creates a double negative. Okay, so the correct sentence should be he denied that he was present at the time the accident took place. ठीक है, इस बात को उसने डिनाई कर दिया, निगेट कर दिया। आई होप क्लियर है। चलिए नेक्स्ट वाला देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 पर आते हैं। द थिंग what you like is available in that departmental store. The thing that, sorry, the thing what you like is available in that departmental store. ये 4 ऑप्शन है प्यारे बच्चे, 5वां ऑप्शन, 5वां नो एरर होगा। ठीक है, लीजिए टाइमर और बनाइए। चलिए समय समाप्त हुआ। आइए देखते हैं। ओरिजिनल स्टेटमेंट है द थिंग व्हाट यू लाइक इज अवेलेबल इन दैट डिपार्टमेंटल स्टोर। एरर कहां पर है? पार्ट 1, ऑप्शन नंबर 1, द थिंग व्हाट। ठीक है, यहां पर एरर है। The word what should be corrected to that or which, either that or which. हाँ, तो जो यहाँ पर what लगा है ना, ये गलत है। The reason is that what is an interrogative pronoun to ask question, whereas that and which are relative pronouns. पिछले भी हमने चैप्टर्स में पढ़ा है who, whom, which, that। तो which जो है things के लिए लगता है और that दोनों के लिए लगता है, persons के लिए भी और things के लिए भी। तो चाहे which लगाइए चाहे that लगाइए, वही बता रहा है यहाँ पर। वैसे आप दैट लगाएंगे तो ज्यादा अच्छा है, क्योंकि देखिए स्पेसिफाई कर रहा है, एम्फसाइज कर रहा है, आर्टिकल दा लगा हुआ है। द थिंग दैट यू लाइक, ठीक है, द थिंग दैट यू लाइक इज अवेलेबल इन द डिपार्टमेंटल स्टोर। ठीक है, चलिए आई होप क्लियर है। क्वेश्चन नंबर 3 पर आते हैं। पाकिस्तान सपोर्ट टू द टेररिस्ट इन इंडिया इज यूनिवर्सली कंडम्ड बाय ऑल। पाकिस्तान सपोर्ट, पाकिस्तान का सपोर्ट करना, किसको सपोर्ट करना? टू द टेररिस्ट इन इंडिया इज यूनिवर्सली कंडम्ड बाय ऑल। कंडम्ड मतलब, कंडम्ड बाय ऑल मतलब हम्म, तो क्रिटिसाइज, डेनिग्रेट, डिग्रेड, डाउनग्रेड, है ना, क्रिटिसाइज किया गया। तो देखिए पढ़ने में तो ठीक लग रहा है। ये रहे ऑप्शंस आपके यहाँ पर, और बनाइए, लीजिए टाइमर। समय समाप्त। पाकिस्तान सपोर्ट टू द टेररिस्ट इन इंडिया इज इवन यूनिवर्सली कंडम्ड बाय ऑल, ये ओरिजिनल स्टेटमेंट है। अब देखिए यहाँ पर जो एरर बनती है वो पार्ट 4 में, ऑप्शन नंबर 4 में, बाय ऑल। अब देखिए बाय ऑल लगाना ना यहाँ पर वैसे सुपरफ्लुअस एक्सप्रेशन है। सुपरफ्लुअस एक्सप्रेशन समझते हैं? विच इज नॉट रिक्वायर्ड, विच इज नॉट नेसेसरी, विच इज रिडंडेंट। देखिए वहां पर यूनिवर्सली देख रहे हैं आप, यूनिवर्सली मतलब क्या, अंडरस्टूड है कि सबने। हाँ, फिर हम बाय ऑल भी लिख रहे हैं। तो इस तरीके के एरर भी बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं प्यारे बच्चे।
So the phrase by all should be deleted. It is redundant. It is not required. अब वही बात उसने कहा कि यूनिवर्सली कंडम मतलब क्या, ऑलरेडी इंप्लाइज दैट द कंडमनेशन इज बाय एवरीवन. ठीक है, यूजिंग बाय ऑल इज रिडंडेंट एंड अननेसेसरी. तो इसको सुपरफ्लुअस एक्सप्रेशन बोलते हैं प्यारे बच्चे. सुपरफ्लुअस एक्सप्रेशन क्या होता है कि कई बार हम उन चीजों को भी मतलब उन चीजों को भी हम लिख देते हैं जो जिनकी वहां पर जरूरत हमें नहीं. ठीक है, चलिए, यूनिवर्सल मीन्स बाय ऑल, इसलिए बाय ऑल यहां पर हमने हटा दिया. आई होप क्लियर है. अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पर. तो ये रहा क्वेश्चन नंबर 4 आपके सामने. हाँ, he reimbursed back he reimbursed back the money which I spent on his medical treatment. He reimbursed back the money which I spent on his medical treatment. देखिए जरा ये एक बार ध्यान से, सही है गलत है, लीजिए टाइमर लीजिए. चलिए बच्चों, समय समाप्त हुआ. आइए देखते हैं. So the original statement was he reimbursed back the money which I spent on his medical treatment. अब सिंपल जो एरर आ रही वो आ रही पार्ट 1 में, ऑप्शन नंबर 1 में. reimburse back यहां पर है. अब थोड़ा समझते हैं. The phrase reimburse back should be corrected to reimbursed. री का मतलब ही बैक होता है बच्चे. रिवर्स, कम बैक, ऐसे बहुत सारी चीजें होती हैं. जैसे यहाँ पर रीइंबर्स के साथ बैक नहीं आएगा, ऐसे ही रिटर्न के साथ भी लिख लो. ये सुपरफ्लुअस एक्सप्रेशन है. आई ऑलरेडी रिटर्न बैक हिज बुक. रिटर्न का मतलब या तो कम बैक या फिर गिव बैक. वैसे रीइंबर्स का मतलब भी वही है. इसके साथ बैक लगाना सुपरफ्लुअस है. The reason is that the word reimburse it means the act of giving back money or compensation. So adding back is redundant and superfluous. ठीक है. So the correct sentence should be what? He reimbursed the money which I spent on his medical treatment. ध्यान रखना, reimburse के साथ back नहीं. ठीक है, reimburse के साथ क्या, बैक नहीं. इसी तरह रिटर्न के साथ बैक नहीं. लिख लो, नोट कर लो. डोंट यूज बैक विद दीज वर्ड्स. दीज आर reimburse और रिटर्न. क्वेश्चन नंबर 5 इन फ्रंट ऑफ यू. क्वेश्चन नंबर 5 है बच्चे आपके सामने. क्या कह रहा है? विद इन टू आवर्स वी विल अप्रोच नियर आगरा बाय कार. विद इन 2 hours, 2 घंटे में, वी विल रीच नियर आगरा बाय कार. चलिए, ये रहे आपके ऑप्शंस और ये लगाइए टाइम. तो समय की समाप्ति. टाइम इज अप नाउ दोस्तों. विद इन 2 hours वी विल अप्रोच नियर आगरा बाय कार. दिस वाज द ओरिजिनल स्टेटमेंट. ये ओरिजिनल स्टेटमेंट थी. अब इसको समझते हैं. नियर आगरा, ठीक है, यहां पर एरर बन गई. अभी जो हम नियर आगरा लगा रहे हैं ना, ये सुपरफ्लुअस एक्सप्रेशन है. नियर आगरा शुड बी व्हाट? कहां पहुंचेंगे? आगरा के नियर या आगरा पहुंचेंगे वो कुछ घंटों में या 2 घंटों में या कुछ भी, कपल ऑफ आवर्स. कि जाना कहाँ है? आगरा के पास या आगरा? आगरा जाना है, आगरा पहुंचेंगे, इसलिए नियर आगरा नहीं होना चाहिए. इट शुड बी आगरा.
The reason is that the verb approach already implies getting close to something. So using near with approach is redundant, unnecessary, not required. Therefore, it should read, we will approach Agra instead of we will approach near Agra. We will approach near Agra. It's wrong. अब clear है सब बच्चों? So within 2 hours, we will approach Agra by car. That is the correct statement. ठीक है बच्चों? चलिए क्वेश्चन नंबर 6 in front of you. आपके सामने क्वेश्चन नंबर 6 है. They were quite all right. They were quite all right when they went to the police station to lodge an FIR. लॉज का क्या मतलब है? लॉज करना, एडमिट करना. तो दे वर क्वाइट ऑल राइट व्हेन दे वेंट टू द स्टेशन टू लॉज एन FIR. देखिए ये रहे ऑप्शंस आपके सामने और लीजिए टाइम. चलिए समय तो समाप्त हो बच्चे. दे वर क्वाइट ऑल राइट व्हेन दे वेंट टू द पुलिस स्टेशन टू लॉज एन FIR. राइट रॉन्ग देखें. सही गलत. हम्म आइए देखते हैं, चेक करते हैं. तो द ओरिजिनल स्टेटमेंट आपकी थी दे वर क्वाइट ऑल राइट व्हेन दे वेंट टू द पुलिस स्टेशन टू लॉज एन FIR. दे वर क्वाइट ऑल राइट, ये यहां पर एरर है बच्चे. सबसे पहले डिटर्मिनर चलता है, ठीक है, उसके बाद एडवर्ब और उसके बाद एडजेक्टिव. क्या कहा मैंने, ये देखते हैं. ये आपका सब्जेक्ट हुआ दे, ये आपकी वर्ब है. ये एक लिंकिंग वर्ब होती है. वर्ब जो है ना वो लिंकिंग वर्ब. ठीक है, लिंकिंग वर्ब के बाद नाउन, प्रोनाउन या एडजेक्टिव आता है. ये आ गया एडजेक्टिव. ठीक है, एडजेक्टिव से पहले एडवर्ब आता है, तो ये यहां पर आना चाहिए. ठीक है, और ऑल पहले आता है. आइए करेक्ट स्टेटमेंट आप समझ लेते हैं. तो करेक्ट स्टेटमेंट क्या बना? हाँ, द यूज ऑफ ऑल विथ क्वाइट इज सुपरफ्लुअस. गलत है. ठीक है, तो द रीजन इज दैट क्वाइट इज एन एडवर्ब. क्वाइट जो है ना एडवर्ब डिग्री होता है बच्चे. ठीक है, तो ऑल इज रिडंडेंट एंड अननेसेसरी, देयरफॉर इट शुड बी दे वर क्वाइट रेडी. ठीक है, तो दे वर क्वाइट ऑल राइट, ये गलत. तो इट शुड बी दे वर क्वाइट राइट. इट इज द करेक्ट स्टेटमेंट. Hence, the correct statement should be they were quite right when they went to the police station to lodge an FIR. क्लियर है सब बच्चों को? लीजिए क्वेश्चन नंबर 7 आपके सामने है. द PM said, क्या कहा प्रधानमंत्री ने? द PM said that it was his decision and that nobody could get in change. Sorry, nobody could get it changed. The PM said that it was his decision and that nobody could get it change. ये उसका डिसीजन है, इसको कोई चेंज नहीं कर सकता, ऐसा PM जी कह रहे हैं. तो ये रहे ऑप्शंस और ये रहा टाइम. चलिए समय समाप्त हुआ. तो दोस्तों टाइम इज अप नाउ. द PM said that it was his decision and that nobody could get it changed. So this was the original statement. तो ये ओरिजिनल स्टेटमेंट थी. आइए देखते हैं. तो एरर आ रही है पार्ट थर्ड में, जो ऑप्शन नंबर थर्ड है वहां पर.
एंड दैट नोबडी, एंड दैट नोबडी, ये एरर बनती है। The sentence contains an error in part third. The phrase and that nobody should be corrected and nobody. ठीक है? The reason is that the use of that is redundant in this context. The conjunction and already connects two clauses. हाँ, अभी पिछले उसमें पढ़ा था हमने, हाँ, two clauses को connect करता है. So the additional that is unnecessary and makes sentence awkward. Awkward बनता है sentence. ठीक है, perfect नहीं है वहां पर, conceptual नहीं है वहां पर, fit नहीं बैठता वहां पर. So the correct sentence should be what? The PM said that, क्या कहा? It was his decision and nobody could get it changed. ठीक है, चलिए भाई अगले क्वेश्चन पर आते हैं. एक, ठीक है. The reason is that the use of that is redundant in this context. The conjunction and already connects. चलिए अगले सेंटेंस पर चलें. चलिए नेक्स्ट सेंटेंस पर आते हैं. क्वेश्चन नंबर 8 पर आते हैं प्यारे बच्चों. क्या कह रहा है? रीड ईच सेंटेंस टू फाइंड आउट. वही यहां पर हमें एरर ढूंढनी है. सेंटेंस क्या है? ही वॉज वेरी फ्रेंडली एनफ टू हेल्प मी व्हेन आई वॉज इन ट्रबल. ही वॉज वेरी फ्रेंडली एनफ टू हेल्प मी व्हेन आई वॉज इन ट्रबल. लीजिए टाइमर लीजिए. तो यहाँ पर टाइम खत्म हुआ प्यारे बच्चे. ही वॉज वेरी फ्रेंडली एनफ टू हेल्प मी व्हेन आई वॉज इन ट्रबल. दिस वॉज द ओरिजिनल स्टेटमेंट, है ना? आइए देखते हैं भाई. तो जो यहाँ पर एरर आया है वो पार्ट 2 में आ गया बच्चे. ऑप्शन नंबर 2 जो है ना वो गलत हो गया. ठीक है, वेरी फ्रेंडली एनफ यहाँ पर, ये मैंने एक दिन और भी आपको समझाया था बच्चे. ठीक है, कि जो एनफ जो है ना एडवर्ब ऑफ डिग्री, वो जिस भी एडजेक्टिव को मॉडिफाई करती है, क्या उसके जनरली देखिए क्या होता है, उससे पहले आती है ना? एक में देखिए वेरी भी है, फ्रेंडली भी है, एनफ भी है. आइए देखते हैं इसको थोड़ा. तो द फ्रेज शुड, फ्रेज इज व्हाट? वेरी फ्रेंडली एनफ. इट शुड बी फ्रेंडली एनफ. ठीक है, अब हम वेरी भी लगा रहे हैं, एनफ भी लगा रहे हैं. रॉन्ग. वेरी वही काम कर रहा है जो एनफ कर रहा है. दोनों ही एडवर्ब ऑफ डिग्री है. ये वेरी भी एडवर्ब ऑफ डिग्री है और ये एनफ भी एडवर्ब ऑफ डिग्री है. ठीक है, तो ये सुपरफ्लुअस एक्सप्रेशन बन गया फिर. हालांकि फ्रेंडली जो है ना वो वहां पर एडजेक्टिव है. इंडिया हैज अ फ्रेंडली रिलेशनशिप, तो फ्रेंडली एडवर्ब नहीं है. ठीक है, अब यही सारा यहाँ पर लिखा है कि वेरी फ्रेंडली एक साथ मत लगाइए. वेरी और फ्रेंडली दोनों ही के दोनों क्या है वहां पर? एडवर्ब ऑफ डिग्री. So he was friendly enough to help me when I was in trouble. That is the correct statement. Okay. अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पर. The students requested the teacher to repeat the question again. The student requested the teacher to repeat the question again. ध्यान से बनाना. ये आपका डायरेक्ट स्पीच इनडायरेक्ट स्पीच से आ गया, क्या नरेशन से क्वेश्चन है आपके पास. चलिए टाइमर लीजिए. चलिए, तो समय यहाँ समाप्त हो रहा है.
द स्टूडेंट रिक्वेस्टेड द टीचर टू रिपीट द क्वेश्चन अगेन। रिपीट एंड अगेन देखो लिखा हुआ ना, बस वही एरर बन गई है ना। पार्ट 4 में जो अगेन था वही गलत हो गया। रिपीट भी कह रहे हैं, अगेन भी कह रहे हैं। ठीक है, द यूज ऑफ अगेन विद रिपीट इज सुपरफ्लुअस। अगर हम किसी कोई चीज रिपीट करने को कह रहे हैं तो वो दोबारा ही बताएगा ना, तो अगेन कहने का तो कोई मतलब बनता ही नहीं। ठीक है, तो द करेक्ट सेंटेंस शुड बी द स्टूडेंट रिक्वेस्टेड द टीचर टू रिपीट द क्वेश्चन, एज सिंपल एज दैट। प्लीज रिपीट द क्वेश्चन अगेन। अगेन ऐसे कई बार बोलते तो हैं लोग, स्पोकन में चलता है, बट ये ग्रामेटिकली करेक्ट नहीं है। री मतलब क्या, अगेन, तो फिर अगेन कहना वहां पर सुपरफ्लुअस हो जाता है। बात समझ रहे हैं? चले फिर अगले वाले पर। अब आपके सामने क्वेश्चन नंबर 10 है बच्चे। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, द सेकंड प्रोजेक्ट ऑफ दिस कंपनी was equally as successful as the first project. The second project of his company was equally as success as the first project. चलिए भाई, ये रहे आप ऑप्शंस, लगाइए दिमाग। तो समय यहां पर समाप्त हुआ। द सेकंड क्वेश्चन पार्ट 1 of this company was equally part 2 as successful as part 3 the first project। ठीक है, तो पढ़ने में तो एरर बन नहीं सकती, इसके लिए इसे प्लस माइनस करना पड़ता है, जमा घटा गुणा भाग करना पड़ता है। आइए देखते हैं। चलिए, तो सेकंड पार्ट जो है ना बच्चे, सेकंड पार्ट ऑफ दिस कंपनी वाज इक्वली, यहां पर एरर आती है। तो यहां पर देखिए आप क्या कह रहा है, द यूज ऑफ इक्वली इज सुपरफ्लुअस। हाँ, द फ्रेज एज सक्सेसफुल एज इज सफिशिएंट टू कन्वे टू मीन दैट द इंटेंडेड कंपैरिजन, बता रहे ना कंपैरिजन। ठीक है, द सेकंड प्रोजेक्ट ऑफ दिस कंपनी वाज इक्वली एज सक्सेसफुल एज। अब एज सक्सेसफुल एज भी कह रहे हैं, इक्वली भी कह रहे हैं, गलत। ठीक है, रिडंडेंसी बनती है यहां पर। ठीक है, the reason is that the word as already implies equality in the comparison, making the addition of equally, that is redundant। ठीक है, hence the correct sentence should be the second project of this company was as successful as the first project। अब इससे पता लग गया कि दोनों इक्वली सक्सेसफुल हुए, दोनों इक्वली सक्सेसफुल थे। गेटिंग माय पॉइंट? चलिए फिर, बहुत बढ़िया। क्वेश्चन नंबर 11। सपोज इफ ऑल प्रॉब्लम्स, सपोज इफ ऑल प्रॉब्लम्स आर सॉल्व, सारी की सारी सॉल्व हो जाती हैं, व्हाट वुड यू डू देन? तब तुम क्या करोगे? सपोज करो कि भाई अगर सारी की सारी प्रॉब्लम्स सॉल्व हो जाती हैं, व्हाट वुड यू डू देन? लीजिए टाइमर। चलिए, समय समाप्त हुआ। सपोज इफ, ये बहुत इंपॉर्टेंट एरर हो सकती है प्यारे बच्चे। जॉट डाउन, नेवर यूज, लिख लीजिए, नेवर यूज सपोज
and if together, never use suppose and if together। कभी भी इनका इस्तेमाल एक साथ नहीं होता। इफ भी कंडीशन लगाता है, सपोज भी कंडीशन लगाता है, तो ये रिडंडेंट हो जाता है। रिडंडेंसी है ये, ठीक है, अनरिक्वायर्ड है ये। द यूज ऑफ इफ विद सपोज इज सुपरफ्लुअस। चलिए पढ़ लिया आपने, अब बताइए, देखते हैं एक बार। I know that more than 100 students have applied for free-ship। I know, मुझे पता है, that more than 100, 100 से भी ज्यादा विद्यार्थियों ने अप्लाई किया। किस चीज के लिए अप्लाई कर चुके हैं? फ्री शिप के लिए। चलिए जरा ध्यान से देखना एक बार, लीजिए टाइमर पे लीजिए। तो यहाँ हुआ समय समाप्त। कह रहा है आई नो दैट मोर देन 100 स्टूडेंट्स हैव अप्लाइड फॉर फ्री शिप। देखते हैं, आइए। अब ये जो वर्ड लगा ना ऑप्शन नंबर 4 में, फ्री शिप, ये वर्ड बच्चे रिडंडेंट है, ठीक है। फ्री शिप नाम की कोई टर्म नहीं होती है, इसके लिए टर्म होती है स्कॉलरशिप, ठीक है। देखिए फ्री शिप गलत हो गया, या तो लिखिए फ्री स्टूडेंटशिप, ठीक है, या फिर सिंपल लिख दीजिए फ्री स्कॉलरशिप, दोनों ही ठीक होते हैं। Therefore, the correct sentence should be I know that more than 100 students have applied for free studentship। लिख लिया? चले अगले वाले पर। तो ये सही आंसर हुआ बच्चे, अब अगले वाले पर चलते हैं। Unless you do not pass this examination, you cannot get the job। जब तक कि एग्जामिनेशन पास नहीं करोगे, जॉब नहीं मिल पाएगी। चलिए देखा आपने, बनाइए। समय समाप्त हुआ। अनलेस और अनटिल, ये दोनों ही कंजंक्शन होते हैं बच्चे, इनसे बहुत सारे क्वेश्चंस बनते हैं। Origin statement, unless you do not pass this examination, you cannot get the job। Unless you do not, ध्यान रखना जहां भी कहीं लिख लो, डोंट यूज नॉट, लिखो डोंट यूज नॉट विद अनलेस और अनटिल। कभी भी अनलेस या अनटिल के साथ नॉट का इस्तेमाल ना करें। अनलेस मीन्स इफ नॉट, अनटिल मीन्स टिल नॉट, ठीक है। तो यहां पर क्या कहा उसने, द फ्रेज अनलेस यू डू नॉट शुड बी करेक्टेड टू अनलेस यू। अनलेस अनटिल वाले क्लॉज में आपको कभी भी नेगेटिव वर्ड्स का इस्तेमाल नहीं करना। अनलेस का मतलब भी होता है इफ नॉट, अनटिल का मतलब होता है टिल नॉट। अब यही सारी चीजें आपको समझानी है। तो द करेक्ट सेंटेंस शुड बी अनलेस यू पास द एग्जामिनेशन, हाँ, अनलेस यू पास द एग्जामिनेशन यू कैन नॉट गेट द जॉब। जब तक एग्जाम क्लियर नहीं करते, जॉब नहीं मिलेगी। ठीक है बच्चों। क्वेश्चन नंबर 14 पर आते हैं, क्या कह रहा है।
throughout the whole year, there was not a single day. There was not a single day without any incidents of violence throughout the whole year. कह रहा है पूरे के पूरे साल में there was not a single day, एक भी दिन ऐसा नहीं था without any incidents of violence. यानी पूरे साल हर रोज वायलेंस हुआ है. ठीक है, लीजिए टाइमर. क्वेश्चन आपके आंसर यहाँ देख लीजिए, ऑप्शंस, और ये लीजिए टाइमर. चलिए, समय समाप्त हुआ. आइए देखते हैं. Throughout the whole year, there was not a single day without any incidents of violence. This was the original statement. ये ओरिजिनल स्टेटमेंट थी. एरर आ गई थ्रू आउट द होल ईयर. ठीक है, या तो लिखिए थ्रू आउट द ईयर या लिखिए द होल ईयर, दोनों एक साथ गलत है. The word throughout already implies what it means, the entirety of the year, making whole redundant. मतलब कहने का मतलब थ्रू आउट का मतलब थ्रू आउट काम कर रहा है होल का ही. ठीक है, तो थ्रू आउट द ईयर का मतलब पूरे साल, तो होल का मतलब भी वही होता है. तो ये तो रिडंडेंट बन गया ना बच्चे. हाँ, रिडंडेंट का मतलब नॉट रिक्वायर्ड. द करेक्ट सेंटेंस should read, throughout the year there was not a single day without any incidents of violence. क्वेश्चन नंबर 15 पर आते हैं. अब हमारे सामने क्वेश्चन नंबर 15 है बच्चे, जहां पर क्या कह रहा है, शी कैन शी रन एज फास्टली एज शी कुड टू कैच द ट्रेन. शी कैन she ran as fastly as she could reach the train. She could to catch the train, ऐसा कह रहा है. ठीक है, ध्यान से बनाना. तो समय हुआ समाप्त. आइए चेक करते हैं. तो ओरिजिनल स्टेटमेंट देखते हैं पहले. ओरिजिनल सेंटेंस, ओरिजिनल स्टेटमेंट है शी ran as fastly as she could to catch the train. जितना तेज दौड़ सकती थी उतनी तेज दौड़ी वो. फास्टली. ठीक है, एरर बन गई. The sentence contains an error in part 2. The word fastly should be corrected to fast. ठीक है. The reason is that fast is both an adjective and an adverb. Fast दोनों ही होता है. ठीक है, adjective भी और adverb भी. In this context, fast is used as an adverb. यहाँ पर fastly adverb की तरह fast इस्तेमाल हो रहा है to describe the verb when. ठीक है, the word fastly is not a correct form of English. Hence, the correct answer should be what? She ran as fast as she could to catch the train. जितनी तेज दौड़ सकती है. चलिए फिर अगले क्वेश्चन पे चलें. आ जाइए क्वेश्चन नंबर 16 पर प्यारे बच्चे. ठीक है, क्या कह रहा है? माई मदर आस्क्ड मी, मेरी माता जी ने मुझसे पूछा, इफ आई हैव सफिशिएंट एनफ मनी टू बाय द बुक्स. क्या पूछा कि भाई सफिशिएंट का मतलब क्या होता है? सफिशिएंट, ये स्पेलिंग भी पेपर में आती है, नोट कर लीजिए, वर्ड लिख लीजिए. लिख लिया. सफिशिएंट का मतलब होता है एम्पल, पर्याप्त.
अगर सफिशिएंट है कोई चीज आपके पास तो इसका मतलब जितनी चाहिए उतनी है आपके पास। ठीक है, तो माई मदर आस्क मी, क्या पूछा, आई हैव सफिशिएंट एनफ मनी टू बाय द बुक्स, मेरे पास पैसा है कि मैं जो किताबें खरीदना चाह रही हूँ मैं खरीद सकती हूँ। चलिए टाइमर ले लीजिए। तो समय समाप्त हुआ। आइए देखें। ओरिजिनल स्टेटमेंट है माय मदर आस्क मी इफ आई हैव सफिशिएंट एनफ मनी टू बाय द बुक्स, ये ओरिजिनल स्टेटमेंट। एरर बन गई सफिशिएंट एनफ मनी। द सेंटेंस कंटेन्स एन एरर इन पार्ट थर्ड, द फ्रेज सफिशिएंट एनफ मनी शुड बी रिप्लेस्ड बाय सफिशिएंट मनी और एनफ मनी। पहले भी ऐसा बताया था प्यारे बच्चे। ठीक है, सफिशिएंट भी पर्याप्त बोल रहा है, एम्पल बोल रहा है, एनफ भी वही काम कर रहा है। ठीक है, तो या तो बोलो सफिशिएंट मनी या बोलो एनफ मनी। भाई आपस में अगर ध्यान से देखा जाए तो सफिशिएंट और एनफ आपस में सिनोनिम है एक दूसरे के। या तो मैं बोलूं सफिशिएंट मनी या मैं बोलूं एनफ मनी। क्लियर है? अब मैंने पहले ही बता दी, द रीजन इज दैट सफिशिएंट एंड एनफ बोथ मीन द सेम थिंग। ठीक है, तो रिडंडेंसी बनती है, इसलिए हमें वो हटा देना चाहिए। द करेक्ट आंसर शुड बी माय मदर आस्क्ड मी इफ आई हैव एनफ मनी टू बाय द बुक्स। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 17 पर आइए। He doesn't, sorry, he does not hardly know about the real factors that have created so many problems. पार्ट 1 में आया he doesn't hardly know, पार्ट 2 में आया about the real factors, पार्ट 3 हो गया that have created, पार्ट 4 हो गया so many problems। थोड़ा सा लेंथी क्वेश्चन है, ध्यान से बनाना। 1 2 3 4 में अगर आपको कहीं परेशानी है उसको मेंशन करो, और अगर आपको लगता है कि सारी स्टेटमेंट ठीक है यानी सेंटेंस ठीक है तो फिर नो एरर पार्ट 5 लिखो। ठीक है, लीजिए टाइमर लीजिए। चलिए समाप्त हुआ। ही डजेंट हार्डली नो अबाउट द रियल फैक्टर्स दैट हैव क्रिएटेड सो मेनी प्रॉब्लम। अब देखिए, वैसे तो देखने में बड़ा आपको पढ़ने में ठीक लग रहा है, लेकिन अगर ध्यान से देखें तो एक सुपरफ्लुअस एक्सप्रेशन है। दो दो नेगेटिव चीज एक ही जगह बैठी हुई है। ठीक है, आइए देखते हैं, समझते हैं। ये रहा पार्ट 1 में ही डजंट हार्डली नो। अब डजंट और हार्डली बोथ आर नेगेटिव एक्सप्रेशंस, नेगेटिव वर्ड्स। अगर मैं बोलूं ही डजंट नो तो मैं क्या कह रहा हूं कि उसको पता नहीं है। तो वही बात मैं ऐसे भी कह सकता हूं, ही हार्डली नोज। बोलो सही है गलत? फिर मैंने उससे कहा कि ही डजंट नो, वह नहीं जानता। ठीक है, तो उसका एक सॉल्यूशन मैं ये निकाल सकता हूं कि मैं अगर ये कहूं ही हार्डली नोज। आई बात समझ में? यानी दो दो नेगेटिव एक जगह पर बगैर पूछे बगैर बताए मत इस्तेमाल करना। ठीक है, द सेंटेंस कंटेन्स एन एरर इन पार्ट 1, द फ्रेज he doesn't hardly know should be corrected to he hardly knows। ठीक है, हार्डली, बेयरली, रेयरली, हाँ, इनके साथ कभी भी नॉट नेगेटिव वर्ड्स
नहीं ले सकते आप। लिख लीजिए कि यहाँ पर कंसेप्ट लिख लीजिए, नेवर यूज, नेवर यूज नॉट, हाईलाइट कर लीजिए नॉट को, विद दीज वर्ड्स, दीज आर seldom, hardly, barely, देखा, seldom, hardly, barely, ठीक है। तो seldom हो गया, hardly हो गया, rarely हो गया, badly हो गया, sometime हो गया। ठीक है, आई होप सबने लिख लिया होगा। इनके साथ कभी नॉट मत लिखना, ये ऑलरेडी नेगेटिव एक्सप्रेशंस होते हैं। वही रिडंडेंसी का एरर बनता है यहाँ पर, ठीक है, सुपरफ्लुअस एक्सप्रेशन का। दो दो नेगेटिव वर्ड एक साथ नहीं लिख सकते हम, ठीक है ना। So the correct sentence is, he hardly knows about the real factors that have created so many problems. लिख लिया सब बच्चों ने? समझ में आ रही हैं चीजें? चलिए फिर नेक्स्ट वन उठाएं। क्वेश्चन नंबर 18 पर आते हैं। I want to know whether it is the right and proper time to start this business. I want to know, क्या जानना चाहता है? Whether it is the right and proper time to start this business. चलिए भाई, चलिए बनाइए। तो क्वेश्चन बहुत इजी लग रहा है। समय हुआ समाप्त। I want to know whether it is the right and proper time to start this business. Let's check out. जो एरर है जो यहाँ पर, वो बन रही पार्ट थर्ड में। जो पार्ट थर्ड है, द राइट एंड प्रॉपर टाइम, ये गलत है। The sentence contains an error in part third. The phrase the right and proper time should be replaced, should be corrected to the right time or proper time. हम राइट भी लिख रहे हैं, प्रॉपर भी लिख रहे हैं, या तो हम राइट टाइम लिखें या हम प्रॉपर टाइम लिखें। तो इस तरीके की एरर पहले भी आई है, क्या बैंकिंग में भी आई है, एसएससी ने भी डाली है ऐसी एरर, ठीक है। तो राइट और प्रॉपर का भी एक साथ इस्तेमाल नहीं हुआ। लिख लीजिए, नेवर यूज वर्ड राइट, वर्ड राइट एंड प्रॉपर टुगेदर। दोनों के दोनों एडजेक्टिव हो जाएंगे, दोनों को एक जगह इस्तेमाल करना, ठीक है, गलत होता है। आई होप लिखा। अब सारा रिडंडेंसी का वो बताया यहाँ पर बच्चे, राइट का मतलब प्रॉपर ही होता है, सूटेबल ही होता है। So the correct sentence would be, or correct sentence is, I want to know whether it is the right time to start this business. Or I want to know whether he is the proper time, sorry, whether it is the proper time to start this business. किसी भी तरीके से बना लीजिए, बट प्रॉपर और राइट को एक साथ मत लिखिए, गलत हो जाएगा। क्लियर है? क्वेश्चन नंबर 19 पर आते हैं बच्चे। क्वेश्चन नंबर 19 देखिए, I have to attend the funeral. हाँ, what is the meaning of word funeral? funeral word one word में आता है बच्चे। funeral का क्या मतलब है, सब बच्चे बताएं। What is the meaning of word funeral?
वन वर्ड में कई बार वर्ड आया फ्यूनरल। नहीं पता? हाँ, फ्यूनरल का मतलब होता है द लास्ट राइट्स। द लास्ट राइट्स, कौन सा राइट्स? RIGST? नहीं, RITES। इसका मतलब है लास्ट रिचुअल्स। ठीक है, लास्ट रिचुअल्स। ठीक है, द फ्यूनरल इज द लास्ट रिचुअल, लास्ट राइट। आई हैव टू अटेंड द फ्यूनरल सर्विस ऑफ माय डियर डिपार्टेड फ्रेंड टुडे। ध्यान से बनाना। लीजिए। समय हुआ समाप्त। आई हैव टू अटेंड द फ्यूनरल सर्विस ऑफ माय डियर डिपार्टेड फ्रेंड टुडे। ठीक है, आइए चेक करते हैं। द फ्यूनरल सर्विस, हियर इज द एरर। Funeral service, here is the error. The word service, the use of the word service with funeral is superfluous. The word funeral means service or ceremony. uh, so adding service or ceremony is redundant, is unnecessary. Funeral वर्ड के साथ सर्विस वर्ड का इस्तेमाल करना सुपरफ्लुअस एक्सप्रेशन है, नॉट रिक्वायर्ड है। फ्यूनरल, सॉरी, नॉट रिक्वायर्ड है। ठीक है, लिख रहे हैं? लिख लीजिए, नेवर यूज फ्यूनरल एंड सर्विस दीज वर्ड्स टुगेदर। फ्यूनरल तो ऑलरेडी एक सेरेमनी, एक सर्विस, एक रिचुअल, एक राइट है ना। देयरफॉर द सेंटेंस शुड सिंपली रीड व्हाट आई हैव टू अटेंड द फ्यूनरल। आई हैव टू अटेंड द फ्यूनरल। क्लियर बच्चों? तो सही सेंटेंस बना, आई हैव टू अटेंड द फ्यूनरल ऑफ माय डियर फ्रेंड टुडे, सॉरी, ऑफ माय डियर डिपार्टेड फ्रेंड टुडे। डिपार्टेड मतलब जिनकी आज ही डेथ हुई, जो आज ही स्वर्ग से धार गए। क्वेश्चन संख्या 20 बचे। क्वेश्चन नंबर 20। The officer advised me to talk to the concerned clerk in case I feel any problem in the matter. काफी लेंथी सेंटेंस है बच्चे। कितने क्लॉजेस हैं सेंटेंस में? हाउ मेनी क्लॉजेस आर देयर इन दिस सेंटेंस? देखिए, ये पहला सब्जेक्ट है, ये उसके लिए पहली वर्ब है, ये उसका ऑब्जेक्ट हो गया, यहाँ खत्म हो गया। ये क्लॉज नहीं है बच्चे, ये फ्रेज है। ये दूसरा यहां से स्टार्ट हुआ। आई फील, आई सब्जेक्ट हो गया, फील वर्ब हो गई है। ठीक है, तो हमें इस तरीके से एक एक वर्ड की खाल, जिसको बाल की खाल बोलते हैं, निकालना आना चाहिए, नहीं तो फिर हमारे अंदर कॉन्फिडेंस नहीं होगा। तो द ऑफिसर एडवाइज मी टू टॉक टू द कंसर्न क्लर्क इन केस आई फील एनी प्रॉब्लम इन द मैटर। आइए देखते हैं, लगाइए टाइमर। चलिए, सब समाप्त हुआ। हम्म तो देयर इज एन एरर इन पार्ट 2। हाँ, ऑप्शन नंबर 2 जो है ना बच्चे, वो गलत है। टू टॉक टू द कंसर्न क्लर्क, टू
टॉक टू द कंसर्न क्लर्क, ये इंपॉर्टेंट एरर, बहुत बढ़िया एरर है। देखिए कितना बढ़िया एरर है। तो द फ्रेज कंसर्न क्लर्क, कंसर्न का मतलब पता क्या हो जाएगा? टेंशन क्लर्क, जबकि इट शुड बी करेक्टेड टू क्लर्क कंसर्न। इसका मतलब है द क्लर्क रिलेटेड टू इन दिस मैटर। ये जो कंसर्न क्लर्क लिखा है पढ़ने में ठीक लग रहा है, लेकिन पता क्या इसका मतलब है? दैट क्लर्क इज क्वाइट टेंस। जबकि इसको जो क्लर्क कंसर्न लिखा है ये ग्रामेटिकली ठीक है, लेकिन यहाँ पर आप पचा ही नहीं पा रहे, क्योंकि ऐसा हमने कभी सुना ही नहीं है। ठीक है, तो जिस भी कंसर्न जो वर्ड के साथ, सिर्फ इसी वर्ड के साथ जब भी आप लिखें तो इसके बाद लिख दें। ठीक है, मतलब इसके कंसर्न को बाद में लिखें उसके। क्लर्क कंसर्न, तो क्लर्क जो इससे रिलेटेड है, ये मतलब है वहां पर, मतलब क्लर्क जो टेंस्ड है, जो किसी चीज से परेशान है, ये मतलब है वहां पर। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट एरर था, बहुत ही बढ़िया एरर था। ठीक है, so the correct sentence is, or the correct sentence should be, the officer advised me to talk to the clerk concerned rather than concerned clerk। concerned clerk का मतलब चिंतित व्यक्ति है वो, और क्लर्क कंसर्न का मतलब जो उससे रिलेटेड है, जो उसके लिए रिस्पॉन्सिबल है। रिलेटेड कह लो, रिस्पॉन्सिबल कह लो। इस तरीके का एरर कई बार आईबीपीएस ने पूछा है, एसबीआई ने डाला है, इसको नोट कर लो, फंसेगा पेपर में। आई होप लिख लिया होगा। चले अगले वाले पर। क्वेश्चन नंबर 21। All his family members are social and cooperative। उसकी जो फैमिली के जो मेंबर्स हैं, सबके सब कैसे हैं? सोशल का मतलब सामाजिक है, एंड कोऑपरेटिव का मतलब सहयोगी। ठीक है, सामाजिक है, लोग एक दूसरे से घुलते मिलते हैं और कोऑपरेट करते हैं। ठीक है, देखिए जरा सही है या गलत है। लीजिए टाइमर लीजिए। चलिए, समय यहाँ पर समाप्त हो, प्यारे बच्चों। समय समाप्त हुआ। आई होप बनाया हुआ तुम लोगों ने। आइए देखते हैं। ओरिजिनल स्टेटमेंट वाज ऑल हिज फैमिली मेंबर्स, सारे के सारे उसकी फैमिली मेंबर जो हैं आर सोशल एंड कोऑपरेटिव। पढ़ने में बहुत अच्छा लग रहा है, बिल्कुल ठीक लग रहा है, पर ये ठीक नहीं है मेरे बच्चे। ग्रामेटिकली इट इज रॉन्ग। ध्यान रखना, फैमिली मेंबर्स टर्म जो है ना वो गलत होती है प्यारे बच्चे। लिख लो एक बार। नेवर से फैमिली मेंबर्स, से मेंबर्स ऑफ फैमिली। लिख लो, नेवर यूज द टर्म फैमिली मेंबर्स, नेवर यूज द टर्म फैमिली मेंबर्स, rather than use the correct term members of, क्या मेंबर्स ऑफ क्या? फैमिली। तो फैमिली मेंबर्स नहीं होता कभी, फैमिली कभी मेंबर नहीं रख सकती। ठीक है, इसलिए मेंबर्स ऑफ फैमिली कहना सही हो जाएगा। तो द करेक्ट फ्रेज शुड बी, सेंटेंस कैसे ठीक हुआ ये देखते हैं। ये इंपॉर्टेंट एरर ही आती है फैमिली मेंबर्स करके, रोज ऐसे बोलते हैं, दे आर माई फैमिली मेंबर्स, फैमिली मेंबर्स। ठीक है, मेंबर्स ऑफ फैमिली। ऑल द मेंबर्स ऑफ हिज फैमिली आर सोशल एंड कोऑपरेटिव, ये सही स्टेटमेंट बनेगी। मेंबर्स ऑफ फैमिली,
डन है बच्चे, लिख लिया? चलिए फिर क्वेश्चन नंबर 22nd, my friend asked me if there was any place in the compartment for him. वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है ये। ठीक है, चलिए पहले आप लोग एक बार टाइमर लगाइए और बनाइए। लीजिए टाइमर। चलिए समय तो समाप्त हुआ, आइए देखते हैं। So the original statement was, my friend asked me if there was any place in the compartment for him. There is error in part 2. Option number 2 is wrong. हाँ, 2 नंबर जो पार्ट है उसमें एरर है। मी इफ देयर वॉज एनी प्लेस, बैठने के लिए कभी भी प्लेस का इस्तेमाल नहीं होता। कभी भी कहीं बैठना है आपको, कहीं कोई जगह की अकोमोडेट करना है, तो वहां पर प्लेस कभी नहीं है। लिख मतलब अभी समझ लेना। द वर्ड प्लेस शुड बी करेक्टेड टू रूम। ठीक है, द कार इज, क्या बोलोगे, रूमी या प्लेशियस, या कोई ऐसा वर्ड होता है प्लेस? द कार हैज अ लॉट ऑफ प्लेस, रॉन्ग। या तो स्पेस बोलो या फिर रूम, या तो स्पेशियस बोलो या फिर रूमी बोलो। ये सेम एरर बार बार आती रहती है। कभी भी कहीं आपको अकोमोडेट होना है, बैठना है, कुछ है, कार स्पेशियस है, कार रूमी है, या तो स्पेस बोलो या फिर रूम बोलो, प्लेस नहीं कह सकते आप। माई प्लेस तो किसी जगह को बोलते हैं ना। माई प्लेस, सॉरी, माई फ्रेंड आस्क मी इफ देयर वॉज एनी रूम इन द कंपार्टमेंट फॉर हिम, या फिर ऐसे भी कह सकते थे, इफ देयर वॉज एनी स्पेस इन द कंपार्टमेंट, लेकिन प्लेस नहीं। लिख लेना, ये फंसेगा पेपर में। चलिए क्वेश्चन नंबर 23rd, with the water project moving a step closer to feasibility, city resident can soon expect for sufficient water supply. कोई प्रोजेक्ट जो है बहुत जल्दी कंप्लीट होने वाला है, तो सिटी के जो रेजिडेंट हैं, हाँ, वो क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं, उम्मीद कर सकते हैं, आशा कर सकते हैं कि अब उनको सफिशिएंट, एम्पल, पर्याप्त पानी मिलेगा, सप्लाई आएगी। लीजिए फिर टाइमर लीजिए। चलिए समय तो समाप्त हुआ। सेंटेंस थोड़ा सा लेंदी था, इसलिए मैं आपको समय दे रहा था। आई होप इसमें थोड़ा सा आप लोग फंस रहे होंगे, है ना? विद द वाटर प्रोजेक्ट मूविंग a step closer to feasibility, city resident can soon expect for sufficient water supply. देखिए एरर बनता है पार्ट 4 में, एक्सपेक्ट फॉर सफिशिएंट वाटर सप्लाई। एक्सपेक्ट के साथ फोर लगाना जो गलत है, शुड बी करेक्ट टू एक्सपेक्ट। ठीक है, व्हाट दे एक्सपेक्ट, सफिशिएंट वाटर सप्लाई या फॉर सफिशिएंट वाटर सप्लाई? भाई एक्सपेक्ट करते हैं, क्या एक्सपेक्ट करते हैं, पर्याप्त पानी की सप्लाई या फॉर सफिशिएंट वाटर सप्लाई? तो बड़ी चालाकी से वहां पर वो प्रपोजिशन डाल दिया उसने। ठीक है, so the correct statement should be, with the water project moving a step closer to feasibility, city residents can soon expect sufficient water supply. Correct statement बनी। Question number 24 now. He put his sign at the foot of the letter and posted it immediately. लीजिए टाइमर लीजिए।
चलिए, समय समाप्त हुआ। ये आसान क्वेश्चन है। जो ऑप्शन नंबर 1 है ना, पुट हिज साइन, वहीं पे गलत है। साइन का मतलब बच्चे साइन का मतलब सिंबल भी होता है। तो कभी भी ऐसे एब्रिविएटेड फॉर्म जो होता है ना, बोल तो लोग देते हैं बट वो सही नहीं है वहां पर। ठीक है, द वर्ड साइन शुड बी करेक्टेड टू सिग्नेचर। साइन का मतलब अ क्लू, क्लू भी बोलेंगे ना, हिंट, क्लू, सिग्नल। लेकिन सिग्नेचर का मतलब हस्ताक्षर, तो इन दोनों वर्ड में फर्क होता है। ठीक है, देखिए वही बता रहा है, कैन रेफर टू अ सिंबल और अ जेस्चर, साइन। लेकिन बात हो रही है हस्ताक्षर की। बहुत बार इस वर्ड से, सेम वर्ड से एरर आती है। ठीक है, तो साइन नहीं, जब भी हस्ताक्षर की बात हो तो सिग्नेचर लिखिए। तो द करेक्ट स्टेटमेंट शुड बी, ही पुट्स हिज सिग्नेचर एट द फुट ऑफ द लेटर एंड पोस्टेड इट इमीडिएटली। और इमीडिएटली क्या किया, पोस्ट कर दिया उसको। ठीक है, आई होप क्लियर है। तो ये सारे के सारे हमने यहाँ पर क्वेश्चंस किए प्यारे बच्चे। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे, अलग अलग टॉपिक से हमने यहाँ पर क्वेश्चंस कवर किए, है ना। नाउन से भी थे, प्रोनाउन से थे। हाँ, सुपरफ्लुअस एक्सप्रेशन बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर होता है। तो कितना कुछ हम सीख सकते हैं। बशर्ते बस इतना है कि बच्चा रेगुलर रहे और सीरियस हो, ऑनेस्टी होनी चाहिए उसके पास ना। ठीक है, कंसिस्टेंसी बहुत जरूरी है कि वो बच्चा सीरियस है, नोट्स बना रहा है। ठीक है, एक और चीज भी मैंने कई बार आपको बोली प्यारे बच्चे, ये जो है ना, ये निःशुल्क प्रोजेक्ट है। तो प्लीज आप बाकी बच्चों को भी अगर इन्फॉर्म करेंगे ना, तो कर भला तो हो भला। ठीक है, तो आपको गुड गुड वाली फीलिंग आएगी दैट यू डिड समथिंग फॉर समथिंग फॉर समवन वेलबींग। ठीक है, चलिए फिर इन्हीं शब्दों के साथ बच्चे ये सेशन यहीं पर समाप्त करते हैं। आई होप यू पीपल हैव एंजॉयड दिस सेशन। हाँ, विल मीट यू इन द नेक्स्ट सेशन। टिल देन, बाय बाय, टेक केयर।